नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करते हैं देहरादून से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का पूरा कार्यक्रम आपको बताते हैं। सुबह 8:50 पर शहीद स्मारक पर सीएम धामी पुष्पांजलि देंगे। सुबह 11:35 पर बन्नू स्कूल मैदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम धामी के आज के मुख्य कार्यक्रम ये निर्धारित किए गए हैं। 8:50 पर शहीद स्मारक पर सीएम धामी पुष्पांजलि देंगे। सुबह 11:35 पर बन्नू स्कूल मैदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, और इसके लिए आज का पूरा उनका क्या स्केड्यूल रहने वाला है वो भी देखिए, लगातार आपको समय के साथ बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की शुरुआत देखिए सुबह 8:50 से ही हो जाएगी, जहां सबसे पहले सीएम धामी शहीद स्मारक पर सीएम धामी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। शहीद स्मारक पर शहीदों को याद किया जाएगा, उनके बलिदानों को याद किया जाएगा, किस तरीके से उन्होंने देश की मिट्टी के लिए, प्रदेश की मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है रक्षा के लिए, और उनके बलिदान को याद किया जाएगा। बड़ा संदेश सीएम धामी वहां से देंगे। और उसके बाद 11:35 पर बन्नू स्कूल मैदान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो दो ये मुख्य कार्यक्रम आज सीएम धामी के आपको बता रहे हैं, जहां 8:50 पर शहीद स्मारक पर सीएम धामी पुष्पांजलि देंगे। सुबह 11:35 पर बन्नू स्कूल मैदान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये मुख्य जानकारी है सीएम धामी के पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जो कि आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार हर दिन के साथ ही सीएम धामी के बड़े कार्यक्रम निर्धारित रहते हैं, और इसी कड़ी में आज का उनका विशेष कार्यक्रम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, जहां 8:50 पर ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां सबसे पहले सीएम धामी आज शहीद स्मारक पर जाएंगे और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित करेंगे, उन्हें याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा, उनके बलिदान को किस तरीके से वो समर्पित रहे देवभूमि के लिए, देश के लिए, इसको लेकर उनको याद किया जाएगा। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको वापस से दोहराया जाएगा। वो किस तरीके से सुरक्षा चाहते थे वतन के लिए, और वतन के प्रगति के लिए क्या कुछ वो चाहते थे, उन संकल्पों को भी आज याद किया जाएगा इस मौके पर। और इसी के साथ आपको बता दें, सुबह 11:35 पर बन्नू स्कूल मैदान कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 8:50 पर शहीद स्मारक पर सीएम धामी पुष्पांजलि देंगे। सुबह 11:35 पर बन्नू स्कूल मैदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, आज विशेष कार्यक्रम सीएम धामी के दिन की शुरुआत किस तरीके से वो करेंगे, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है? जी देखिए, आज उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज राज्य स्थापना दिवस है जी। और आज ही के दिन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे 3 राज्य बने थे। केंद्र में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी और वो प्रधानमंत्री थे। इसलिए मुख्यमंत्री सबसे पहले आज सुबह 8:50 पर जो शहीद स्थल है तो देहरादून के कलेक्ट्रेट में बना है, यहाँ श्रद्धांजलि देने जाएंगे ऐसे शहीद आंदोलनकारियों को जो अलग राज्य की मांग की लड़ाई में शहीद हो गए, इस दुनिया से चले गए, अपना सर्वस्व निछावर कर गए। इसके बाद मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो शहीदों को नमन करने के साथ ही शहीदों की याद में लगाई गई जो एक प्रदर्शनी लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, उसका अवलोकन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बन्नू स्कूल पहुंचेंगे, जहां बन्नू स्कूल के निकट पुलिस लाइन में सबसे बड़ा आयोजन है, जिसे रैतिक परेड कहते हैं, उसका आयोजन किया गया है। रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, कई मंत्री, कई सीनियर आईएएस अफसर मौजूद रहेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद सीधे गैरसैंण रवाना होंगे, जो कि चमोली जिले में आता है। गैरसैंण चूंकि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रस्तावित है विधानसभा परिसर में, वहाँ मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व जिले के प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लौट के देहरादून आएंगे, जहां एक कार्यक्रम के बाद वो राजभवन स्वल्पाहार में जाएंगे और रात तक अलग अलग अन्य 3 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। क्योंकि आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है, 22 वर्ष उत्तराखंड को बने हो चुके हैं और 23वें में वो प्रवेश करेगा।
तो आज जो सरकार है वो शहीद आंदोलनकारियों की याद में, शहीद आंदोलनकारियों की याद में और उनके जो देखे हुए सपने थे उस बाबत अपना जो राज्य सरकार ने अभी तक की कार्रवाई की है राज्य के विकास के लिए, आम आदमी की आर्थिक आय में इजाफे के लिए और महिलाओं की सुरक्षा व रोजगार के लिए, सभी विषयों पर मुख्यमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। तो आज राज्य का स्थापना दिवस है। बिल्कुल, तो देखिए 22 साल का पूरा हो गया उत्तराखंड और इसके लिए आज खास बड़े कार्यक्रम निर्धारित है। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका। देहरादून से अब खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का पूरा कार्यक्रम आपको हमने बताया है और इसी कार्यक्रम के अनुरूप, क्योंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी है और इसके अनुरूप बड़े कार्यक्रम निर्धारित है। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए शिमला में आयोजित जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सीटीओ चौक, माल रोड, शेरे पंजाब, लोहार बाजार, राम बाजार होते हुए राम मंदिर तक जनसंपर्क एवं डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया एवं शिमला से पार्टी प्रत्याशी संजय सूद के पक्ष में वोट कर हिमाचल में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भी कई नेताओं की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी हिमाचल प्रदेश चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के भ्रमण के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार दोबारा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर विकास के कार्य किए, उसको लेकर जनता एक बार फिर बीजेपी पर हिमाचल प्रदेश में भरोसा करने वाली है और नतीजे इस बार भी हिमाचल प्रदेश में चौंकाने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, रीति नीति है, उसमें बड़े से बड़ा नेता भी हमारा कार्यकर्ता है और चुनाव सारा कार्यकर्ताओं के दम पर होता है। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं पैम्फलेट बांट रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं संपर्क कर रहे हैं और इसी प्रकार सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका परिणाम भी निकलता है। जहां कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं बजाय चुनाव में काम करने के, वहां हमारे नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी बात लोग समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, रीति नीति है, उसमें बड़े से बड़ा नेता भी हमारा कार्यकर्ता है और चुनाव सारा कार्यकर्ताओं के दम पर होता है। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से ले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन दिख रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उबड़ करके कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है, वो संकेत है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश में जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उबड़ करके कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है, वो संकेत है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश में जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने। हिमाचल चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के बयान पर चुटकी लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस को ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। उत्तराखंड चुनाव परिणाम से पहले भी कांग्रेस नेताओं में बड़ी तैयारी की थी, पर परिणामों ने सबको हकीकत बता दी। हिमाचल पर्वतीय राज्य और सैनिक बाहुल्य होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कामकाज सबके सामने है, जिसकी एक अच्छी पहचान सब देख पा रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस अभी इंतजार और आराम करे, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे।
कांग्रेस यहाँ भी ऐसे ही सोच रही थी। लोगों ने तो बकरे बुक करा दिए थे, ढोल बुक करा दिए थे, क्या हाल हुआ यहाँ पर हुआ। देखिए, जो पहाड़ के लोग हैं, जो सैनिक बहाली प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि सरकार उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है, हिमाचल भी एक सैनिक बहाली प्रदेश है, और पहाड़ के लोग, सेना के लोग जानते हैं कि सैनिकों के लिए जितना मोदी सरकार ने किया है, जितने क्रांतिकारी कदम मोदी सरकार के 8 साल में काम हुए, आज तक के इतिहास में नहीं हुए। तो इसलिए मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूं, कुछ दिन ख्याली पुलाव बना लें। जब रिजल्ट आएगा तो पहले से भी अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनेगी। कांग्रेस यहाँ भी ऐसे ही सोच रही थी। लोगों ने तो बकरे बुक करा दिए थे, ढोल बुक करा दिए थे। देहरादून से अब खबर, जहां महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री की मोहर लगी है, जहां 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों को फायदा मिलेगा। मंगलवार को जारी हुआ है आदेश। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के लिए सीएम को अधिकृत किया था, जहां सीएम के फैसले से वित्त विभाग पर 45 करोड़ तक का भार पड़ेगा। तो मंगलवार को आदेश जारी हुए हैं और सीएम ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के लिए सीएम को अधिकृत किया था और इसी के साथ देखिए, इस फैसले का असर वित्त विभाग पर करीब पड़ेगा और जो भार है वो आपको बता दें 45 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि वित्त विभाग पर पड़ेगा। महंगाई भत्ते की फाइल पर फिलहाल मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लेते हुए मोहर लगा दी है, जिसके माध्यम से 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। मंगलवार को आदेश जारी हुए हैं और इसी के साथ, क्योंकि सीएम को अधिकृत किया गया था और कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के लिए खास तौर से अधिकृत किया था, और इसी के बाद सीएम धामी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसी के माध्यम से वित्त विभाग पर अब 45 करोड़ का भार पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 9 नवंबर को होने वाले आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस लाइन देहरादून से मुख्य आयोजन रैतिक परेड का होगा, तो वहीं जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और सीनियर अफसर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल से जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कल होने वाले इस जलसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 साल का हो चुका उत्तराखंड कल 22वें वर्ष में प्रवेश करेगा और ये नज़ारा दून की पुलिस लाइन का है। दून पुलिस लाइन में ही मुख्य आयोजन को आयोजित किया जाएगा। यहाँ तमाम ड्रिल के साथ ही राज्य सरकार कल से उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार का शुभारंभ करने जा रही है, जिसमें दिवंगत जनरल विपिन रावत, एनएसए चीफ अजीत डोवल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 7000 बीघा अंगेलिया हाउसिंग के मामले में जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिखा है। बता दें कि गलजवाड़ी क्षेत्र में 7000 बीघा भूमि अंगेलिया हाउसिंग अपनी बताती है, जबकि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार यह जमीन सरकार की है, जिसे पूर्व में मृतक अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीता सूरी द्वारा न्यायालय में लड़ाई लड़ इस भूमि को सरकार में निहित करवाया गया था, जिसके बाद भूमाफियाओं द्वारा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं और अवैध तरीके से जमीन को कब्जाने का सिलसिला जारी है। मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सरकार और अंग्रेजी सोसाइटी के बीच में एक बात चल रहा है, जहां अंग्रेजी सोसाइटी उसको अपनी जमीन बता रही है, वहीं सरकार ने उसको अपने में निहित, सरकार कहती है कि हमने ये जमीन हमारी है। इस संबंध में मैंने एक बार जिलाधिकारी तत्काल जो पूर्व जिलाधिकारी थे उनके साथ बैठकर हमारी वार्ता हुई थी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं, तो शीघ्र ही एक बैठक कराकर हमारी कोशिश होगी कि जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनको जमीन आवंटित किए जाए। सरकार और अंग्रेजी सोसाइटी के बीच में एक बात चल रहा है, जहां अंग्रेजी सोसाइटी उसको अपनी जमीन बता रही है, वहीं सरकार ने उसको अपने में निहित, सरकार कहती है कि हमने
देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नए प्रयास करने की बात करती रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला लिया है। ऐसा फैसला अब तक केवल मध्य प्रदेश सरकार ही ले पाई थी। शासन स्तर पर बनी एक्सपर्ट कमेटी मध्य प्रदेश जाएगी। अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड में एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी। एमबीबीएस का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में फ़िलहाल हिंदी के माध्यम से किए जाने का निर्णय उनके शासन द्वारा लिया गया है। तो इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी हिंदी मीडियम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज में पूरा जो पाठ्यक्रम हम लोग तैयार करने की अभी कोशिश अभी चल रही है। फ़िलहाल माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हो गई है और माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर सयाना जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा है जो मध्य प्रदेश जाएगी और उस पूरे प्रोसेस का अध्ययन करेगी। तदुपरांत उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो एमबीबीएस का पाठ्यक्रम है वो हिंदी में हम लोग तैयार करें। एमबीबीएस का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में फ़िलहाल नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चाओं के बीच नैनीताल में लोगों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज किया है। नैनीताल में सामाजिक संगठनों के साथ वकील और दुकानदार सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज किया है। इन लोगों का कहना है कि पहाड़ से संस्थानों को शिफ्ट करना राज्य की जनता से छलावा है और पहाड़ विरोधी लोग इस षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार को पहाड़ विरोधी साबित कर सके। प्रदर्शनकारियों ने मल्लीताल से माल रोड होते हुए तल्लीताल तक रैली निकाली और सरकार को ज्ञापन भेजकर कहा कि पहाड़ों से संस्थानों को शिफ्ट ना किया जाए। अगर नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट होता भी है तो उसको पहाड़ में गैरसैंण में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट उत्तराखंड और नैनीताल के जितने भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया मुहिम चला रखी। तो उसके खिलाफ पलायन के खिलाफ बुनियादी रूप से यहाँ जो विकास को गति रोक रही सरकार पलायन के जरिए और पहाड़ों को खाली करने की जो पेशकश है बुनियादी रूप से हम उसके खिलाफ। हाईकोर्ट उत्तराखंड और नैनीताल के जितने भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया मुहिम चला रखी। तो उसके खिलाफ पलायन के खिलाफ बुनियादी रूप से यहाँ जो विकास को गति रोक रही सरकार पलायन के जरिए और पहाड़ों को खाली करने की जो पेशकश है बुनियादी रूप से हम उसके खिलाफ। हाईकोर्ट उत्तराखंड और नैनीताल के जितने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 30 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बच्चे अभ्यास कर खेल के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर अपने लिए सुनहरा भविष्य बनाएंगे। रास्ते सबसे पहले तो हमारे ही विभाग का रास्ता आपके लिए खोलेंगे। मैं समझती हूँ कि जिस मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण होगा वो आने वाले समय में हमारे जितने भी इंडोर गेम्स होंगे वह इसमें किए जाएंगे। बच्चों के लिए एक सुविधा परक खेलने का स्थान जो है यहाँ पर हो सकेगा। बैडमिंटन से लेकर टेबल टेनिस तक की जो है प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी और आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी इस मल्टीपर्पज़ हॉल के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि जिस मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण होगा वो आने वाले देहरादून स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड की ओर से डीपीएल यानी कि डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को खेल के माध्यम से मंच प्रदान करने का है। बता दें उत्तराखंड पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसमें इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2022 के लिए डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया जा रहा है। आपको अवगत करा दूं कि 22 मई 2022 को हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी का विधिवत रूप से गठन किया है। ये भारतवर्ष उत्तराखंड राज्य भारतवर्ष का पहला राज्य है जहां अधिकारी कर्मचारियों का एक समन्वित मंच खेल के भावना के अंतर्गत हम लोगों ने किया है और हमने इसका विधिवत
300 कर्मचारी अधिकारियों ने इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2022 के लिए डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया जा रहा है। आपको अवगत करा दूं कि 22 मई 2000 मसूरी से अब खबर, जहां मसूरी में भूकंप के बाद पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई है। इसके बाद निर्माण को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध पार्किंग और आवास के निर्माण की कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी पालिका प्रशासन द्वारा किए गए अवैध निर्माण को रोकने को लेकर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल बहुत हल्का भूकंप का झटका था। अगर वो थोड़ा सा उसमें तीव्रता होती तो बिल्डिंग को बहुत भारी नुकसान होता। बिल्डिंग वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसको इसीलिए मानक के आधार पर बनाया गया था उसको कि भाई इसके आगे और पीछे इस पर गैप रखा जाए। अब नगर पालिका ने वहाँ से 7 मंजिला भवन बना दिया। अब 7 मंजिला भवन बनाया, लेकिन उसकी कोई सेफ्टी नहीं की गई जो पहले से भवन बना हुआ है। उसके आगे पुस्ता गिरने वाला है, उसको ठीक नहीं कराया गया ताकि बिल्डिंग बैलेंस बना सके। और इधर से भी जब लोगों ने वहाँ से कहा था उनको कि भाई इसको इससे जोड़ दिया जाए ताकि इसकी मजबूती मिले, परंतु अब ऐसे समय में तो ऐसा लग रहा है इतना भारी भरकम निर्माण करवाना, 7 मंजिल का निर्माण करवाना, और जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग है उस पर अगर इस तरह का भूकंप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ जाता तो उस पर ठेस लग करके वो बिल्डिंग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।